हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ और यूनिवर्स ये लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें काफ़ी सारे जो हमारे स्कॉलर थे उन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस अपनी अपनी थ्योरी बताई है कि किस तरह से हमारी यूनिवर्स का हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ है। तो उसके बारे में हम पूरा आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक नेबुलर हाइपोथेसिस जो कि ई कांत और लैपलेस ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले ई कांत ने दी थी 1750 में। नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुला के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। इससे पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको नेबुला के बारे में बताया था कि नेबुला एक मतलब कि जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट होता है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा गैसेस भरी होती हैं और वो एक डेंस मटेरियल होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है नेबुला के बारे में कि इट इज़ प्राइमोर्डियल एमोर्फस मास ऑफ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, प्राइमोर्डियल मतलब कि बिल्कुल प्रिमिटिव, बहुत ही डेंस मटेरियल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेंस मटेरियल, प्रिमिटिव, बिल्कुल शुरुआत में किस तरह का होता है, बिल्कुल प्रिमिटिव होता है। ठीक है, अमोर्फस, अमोर्फस मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, बाकी सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी बात करें तो उनका एक आकार है। ठीक है, वो किसी न किसी, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो अंडाकार है, तो उस तरह का एक आकार है, लेकिन नेबुला का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, अमोर्फस मास ऑफ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, तो ये एक नेबुला होता है। अब जो हमारे ई कांत थे स्कॉलर, ठीक है, ये ई नहीं होगा, ये आई होगा यहाँ पे। ठीक है, आई, ईकांत, लेकिन इनको ईकांत बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा नेबुला था, ठीक है, स्टार्टिंग में प्राइमोर्डियल नेबुला, वो एक मतलब कि डस्ट था, क्लाउड था, एक नेबुला था। ठीक है, और वो रोटेट कर रहा था स्लोली, बहुत ही स्लोली रोटेट कर रहा था। और वो जो नेबुला था वो एक कोल्ड और सॉलिड था, और उसमें मोशनलेस पार्टिकल्स थे, मतलब कि जो मोशन नहीं कर रहे थे, बस कोल्ड था, सॉलिड था और मोशनलेस पार्टिकल थे। तो अचानक क्या हुआ कि एक ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उन पार्टिकल में मोशन स्टार्ट हुआ और फ्रिक्शन जनरेट हुआ। ठीक है, पार्टिकल में जैसे ही मतलब कि अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है, उनमें अगर मोशन स्टार्ट होता है तो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, फिर उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुई, और उसके बाद जो है वो हमारे ये सोलर सिस्टम का जो सोलर सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। ठीक है, और इसमें हमारा ये है कि इसको, इस थ्योरी को फिर जो ये लैपलेस है, जो स्कॉलर है लैपलेस, इन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया आगे जाके 1718 में। इन्होंने कहा कि जो हमारा ईकांत की जो थ्योरी है उसमें जो नेबुला को बताया गया है वो कोल्ड बताया है। ठीक है, तो जो लैपलेस है उन्होंने कहा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इतना मतलब कि अगर कोल्ड है तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम में फ्रिक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो कोल्ड है, ऊपर से मोशनलेस है। ठीक है, सॉलिड पार्ट है, और उसके बाद एकदम से उसमें फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा नेबुला था वो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग से ही हॉट था। ठीक है, और वो रोटेट भी कर रहा था, स्टार्टिंग से ही हॉट था और वो रोटेट भी कर रहा था, और उसकी वजह से फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से हीट जनरेट हुई, और तब जाके हमारा जो है वो ये सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ। उन्होंने क्या कहा कि नेबुला था एक, ठीक है, वो स्टार्टिंग में हॉट था बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि ईकांत ने उसको कोल्ड बताया था, लेकिन लैपलेस ने यहाँ पे लूप होल निकाला कि जो ईकांत ने थ्योरी दी है उसमें उसने नेबुला को कोल्ड बताया है और मोशनलेस बताया है। ठीक है, लेकिन लैपलेस ने कहा कि जो नेबुला था वो स्टार्टिंग से ही इनिशियली ही हॉट था, उसमें मोशन भी हो रहा था। ठीक है, सॉलिड था,
और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे हॉट था तो उसमें एक्रीशन स्टार्ट हुआ, वो स्पिन करने लगा। ठीक है, मतलब कि जब वो हॉट था तो उसके सारे पार्ट जो पार्टिकल्स थे वो स्पिन करने लगे। ठीक है, स्पिन करने लगे। फिर उसके बाद उसमें जो है वो जब वो स्पिन करने लगे तो उसमें कंडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो नेबुला था वो उसमें वो कंडेंस होने लगा, वो डस्ट, क्लाउड ऑफ डस्ट कंडेंस होने लगा। और उसके बाद एक्रीशन होने लगा उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्रीशन होने लगा और उसकी वजह से उसकी जो आउटर लेयर थे, आउटर लेयर बनने लगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेबुला था, मास ऑफ नेबुला गेट्स डिफरेंशिएट, जो नेबुला था वो डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, तो ये रीजन रहा हमारे सोलर सिस्टम को का इवोल्व होने में। ठीक है, लेकिन इसने जो ये थ्योरी सेम ही थी, नेबुलर हाइपोथेसिस, लेकिन इसने लैपलेस ने क्या किया, जस्ट ईकान की जो थ्योरी थी उसमें लूप होल निकाल के उसको थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश की। के बाद हमारे पास जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है ना, इमेज में दिखाया गया है कि इनिशियली जो एक क्लाउड था, ठीक है, डेंस क्लाउड था, उसके बाद वो स्पिन करने लगे। ठीक है, स्पिन करने लगे, एक्रीशन हुआ उनमें। ठीक है, फिर उसके बाद सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ। ऐसे जो हमारे प्लैनेट्स थे वो ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे, ऐसे सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नेबुला था उसमें डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, मतलब कि वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसमें इस तरह से ये डिफरेंशिएट होने लगा नेबुला हमारा। और एंड में क्या होगा, ये डिफ्यूज हो गया और फिर से यही साइकिल चलेगा। अभी ये कंडेंस होगा, फिर ये नेबुला बनेगा, फिर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें बस ये है कि जो ईकान ने कहा था कि ये इनिशियली कोल्ड था, सॉलिड पार्टिकल थे इसमें, ठीक है, और मोशनलेस पार्टिकल थे। बट ये लैपलेस ने क्या कहा कि ये जो नेबुला था ये स्टार्टिंग से ही हॉट था और इसमें मोशन भी हो रहा था और ये स्पिन करने लगा। ठीक है, स्पिन करने लगा। फिर उसके बाद सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ प्लैनेट्स हैं ये सारे इवॉल्व हुए। और फिर उसके बाद इसमें डिफरेंशिएट मतलब कि आगे इसने इसको बताया कि डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद ये डिफ्यूज हो जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, जो अर्थ की थ्योरी है जिसमें मतलब कि हमारे जो पार्ट हैं अर्थ में, इंटीरियर में, ठीक है, जो बताया गया है, कोर है, मेटल है, निकल है। ठीक है, तो इसमें ये बताया है इन्होंने कि तभी करके जो हमारा जो डेंस पार्ट है वो सबसे इसके हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीक है, सन के सबसे नज़दीक है जो डेंस पार्ट है। जैसे अर्थ सॉलिड पार्ट जो है, हमारे पहले 4 प्लैनेट जो है वो काफ़ी सॉलिड है, तो वो सन के काफ़ी नज़दीक है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि उसने इसको इंटीरियर को समझाया कि जो सोलर सिस्टम का जो नेबुला का जो डेंस पार्ट था वो उसके नज़दीक ही रहा स्टार के, और इस तरह से हमारी जो ये सोलर सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थ्योरी है चैम्बरलिन प्लैनेटेसिमल थ्योरी। ये 1905 में ये थ्योरी दी थी और इसमें इसने कहा था, इसको हम ड्यूलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। ड्यूलिस्टिक थ्योरी क्यों कहते हैं ड्यूलिस्टिक थ्योरी, क्योंकि इसका मतलब क्या है ड्यूलिस्टिक थ्योरी का, इट मीन्स कि सोलर सिस्टम में 2 पार्ट थे, वाज मेड ऑफ 2 बॉडीज। ठीक है, 2 बॉडीज थी, जैसे कि एक हो गया इंट्रूडिंग स्टार और एक हो गया प्रोटोसन। ठीक है, मतलब 2 तरह की पार्ट थे पहले से ही सोलर सिस्टम में, और क्या हुआ कि वो क्लोज आने लगे एक दूसरे के, प्रोटोसन के, ये जो इंट्रूडिंग स्टार और प्रोटोसन दोनों क्लोज आने लगे। ठीक है, प्रोटोसन क्या था, कोल्ड था, और इंट्रूडिंग स्टार के ये जब मतलब मैटर ये इकट्ठा हुआ तो इसमें से किसी एक स्टार में से कुछ मैटर इजेक्ट हुए। ठीक है, मैटर कौन से इजेक्ट हुए, मतलब कि कुछ भी मैटर ले लो आप, प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, इस तरह से कुछ मैटर इजेक्ट हुआ। ठीक है, और ये जो मैटर था मतलब कि ये डस्ट गैसेस थी, ठीक है, रॉक फ्रेगमेंट थे, तो ये क्या हुआ इवेंचुअली एकदम से एक्रीट, मतलब कि इनमें एक्रीशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस एक्रीशन की वजह से ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं और जो अनदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट होगी उस प्रोटोसन के। लेकिन इसमें क्या था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो इंट्रूडिंग स्टार था, ठीक है, इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ बाद में, या फिर
जो प्रोटोसन था उसका क्या हुआ बाद में, तो इसमें ये लूप होल था। ठीक है, इसमें इस थ्योरी में ये लूप होल था कि उस इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ बाद में। जैसे जो मैटर इजेक्ट हुआ वो तो किसी एक सन से एक स्टार से इजेक्ट हुआ ना, लेकिन दूसरे वाले इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ, तो उसमें ये चीज इन्होंने नहीं बताई। ठीक है, और इन्हीं की थ्योरी को जीन एंड जेफरी ने थोड़ा इम्प्रूव करके इसको बताया था। इन्होंने टाइडल थ्योरी दी थी 1909 में, टाइडल थ्योरी दी थी जीन एंड जेफरी ने। इन्होंने कहा कि जो हमारी ये जो थ्योरी है समवट सिमिलर टू चैम्बरलेन थ्योरी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये उसी को थोड़ा इम्प्रूव करके उन्होंने बताया था। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोटोसन है, ठीक है, जो प्रोटोसन है वो हॉट है, जबकि जैसे कि चैम्बरलेन ने कहा था कि प्रोटोसन कोल्ड है। ठीक है, लेकिन चैम्बरलेन, जीन एंड जेफरी ने कहा कि जो प्रोटोसन है वो हॉट है। ठीक है, इनकैडेसेंट है। इनकैडेसेंट मतलब कि एमिट कर रहा है लाइट को एमिट कर रहा है प्रोटोसन, मतलब कि सॉरी, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो रैंडमली इजेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो मतलब कि उनका एक मतलब कि टाइम के हिसाब से, और कौन सा प्लेनेट छोटा बड़ा बड़ा, जैसे इस तरह हमारे जो प्लेनेट बने हुए हैं, पहले छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, इस तरह से बना है ना। तो उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो रैंडमली इजेक्ट नहीं हुए, बल्कि उनका एक टाइम पीरियड, उनका एक मतलब उन्होंने अपने आप को उस शेप के अकॉर्डिंग उनको इजेक्ट किया है। ठीक है, जबकि जो हमारे चैम्बरलेन की थ्योरी थी, उन्होंने इसको कहा है कि वो जो हमारे मैटर्स थे इजेक्ट हुए थे वो रैंडमली इजेक्ट हुए थे। ठीक है, लेकिन वो रैंडमली इजेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, पहले प्लेनेट जैसे जो सॉलिड पार्ट है, फिर गैसेस है हमारे दूर, जो हमारा सॉलिड पार्ट है उसमें एक्रीशन, उसमें ग्रेविटेशनल पुल है बहुत ज़्यादा, तो वो नज़दीक हैं क्योंकि उसमें डेंस पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, सॉलिड निकल, ठीक है, वो आयन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्ट है, तो वो सूरज के नज़दीक है। और ये बेस्ट इंटरप्रिटेशन है एक्सप्लेनिंग द साइज ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, जैसे कि साइज में हमारा सबसे पहले छोटा मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, फिर उसके बाद मार्स। तो ये इसमें साइज को एक्सप्लेन करने में ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस थ्योरी का। ठीक है, ये देखो जीन एंड जेफरी की थ्योरी, ये देखो इन्होंने कहा कि दो इंट्रूडिंग स्टार थे, जो चैम्बरलेन ने कहा था इंट्रूडिंग स्टार के बारे में ना, वही था। लेकिन इसमें क्या था कि जो स्टार था, प्रोटोसन था, वो हॉट था स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और इसमें प्रोटोस्फेयर, ये देखो प्रोटोस्फेयर से ये मैटर इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये मैटर इजेक्ट हो रहा है, और ये मैटर जो इजेक्ट हो रहा है इस तरह से मैटर इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ये स्टार यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा। ठीक है, तो जैसे ये इसके नज़दीक आया तो यहाँ से एक मैटर इजेक्ट हुआ, जैसे यहाँ से ये नज़दीक आया, यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, तो इसमें से एक मैटर इजेक्ट हुआ इस सन से, जैसे जो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, उसके बाद फिर छोटा बड़ा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस के हिसाब से था। ठीक है, तो ये थी इनकी थ्योरी, और ये साइज को एक्सप्लेन करने में सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जीन एंड जेफरी की थ्योरी। नेक्स्ट है रसल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने 1937 में ये थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे स्टार हैं, देयर इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम। ठीक है, बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब कि टू स्टार हैं कपल्ड टुगेदर एंड रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर ऑफ मास, मतलब कि कोई दो स्टार हैं, ठीक है, और वो मिक्स हुए। ठीक है, जब वो रोटेट कर रहे थे तो वो इकट्ठे हुए, और वो मर्ज होके क्या हुआ, वो रोटेट करने लगे, मतलब एक फिक्स्ड सेंटर के अराउंड रोटेट करने लगे, फिक्स सेंटर के अराउंड रोटेट करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इंट्रूडिंग स्टार था वो बाइनरी स्टार के जब नजदीक आया तो उसने क्या किया, मैटर को इजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द सन। ठीक है, वन ऑफ द स्टार जो था वो उसने मैटर को इजेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो है वो मतलब एक्सप्लेनेशन के मामले में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि ये हमें बताती है कि जो प्लैनेट हैं वो डिफरेंट क्यों हैं सन से। ठीक है, ये थ्योरी उसके लिए एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, कि जो हमारी जो सन है और जो प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट क्यों हैं यहाँ पे।
ये बाइनरी स्टार थे, दोनों बाइनरी स्टार थे देखो, ठीक है। ये मर्ज हुए, ये फिर स्पिन करने लगे, ठीक है, मर्ज हुए, कोलाइजन हुआ इनमें, और ये रैपिड रोटेशन होने लगी इनमें, ठीक है। उसके बाद ये रिलेटिवली सुपरनोवा, और ये इसके बाद इन्होंने क्या किया, सिस्टम को इवोल्व किया, सोलर सिस्टम को इवोल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है होयल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस। सुपरनोवा तो आपको पता ही होगा सुपरनोवा कैसे होता है। जैसे मैंने स्टार की साइकिल को आपको बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी स्टार का जो मास है वो 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन ज़्यादा होता है, तो वो स्टार क्या होता है, वो सुपरनोवा, उस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, और उसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनता है। और अगर उसी स्टार का जो मास है वो 1.44 टाइम लेस देन सन हो, तो लेस देन मास ऑफ सन हो, तो वो क्या होता है, वो वाइट ड्रॉप रहता है, ठीक है। वो जो स्टार होता है वो वाइट ड्रॉप, उसमें एनर्जी रहती है, और वो धीरे धीरे कूल होता है, और उसकी वजह से ब्लैक ड्रॉप बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हवेल के अकॉर्डिंग क्या था, एक प्रोटोसन था, ठीक है। और उस प्रोटोसन में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जैसे जैसे कंडेंस हुआ, उसमें एनर्जी ज़्यादा हुई, तो वो उसमें क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। और उसने सब कुछ को मतलब कि एक तरह एक्सप्लोड फाड़ के रख दिया, ठीक है, पूरे इस यूनिवर्स के मैटर को। और उसमें से फिर मैटर इजेक्ट हुए, उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से मैटर इजेक्ट हुए, और फिर प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट थे हमारे वो रिवॉल्व होने लगे अराउंड द रिमेन एंड ऑफ द प्रोटोसन, मतलब कि जो रिमेन पार्ट बचा प्रोटोसन का, उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व होने लगे, और फिर उन्होंने क्या किया, सोलर सिस्टम को इवॉल्व कर दिया। ये इनकी थ्योरी थी, ठीक है। ये देखो, जैसे ये एक प्रोटोसन है, और ये क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ एकदम से इसका, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सपैंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ मैटर इजेक्ट हुआ, जैसे ये एक्सप्लोड हुआ तो यहाँ से मैटर इजेक्ट हुआ, और सन तो रहेगा ही रहेगा, प्रोटोसन तो रहेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है, अगर ये जब एक्सप्लोड हुआ तो प्रोटोसन का भी कुछ पार्ट तो रहेगा ना। तो प्रोटोसन से जो भी इसके अंदर गैसेस थी, मटेरियल था, ठीक है, सॉलिड मटेरियल था, वो पार्ट इजेक्ट हुआ इससे एक्सप्लोजन की वजह से, और जो पार्ट था, जो मैटर था, वो इस प्रोटोसन, जो रिमेन जो प्रोटोसन बचा था, उसके अराउंड में रिवॉल्व करने लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा सोलर सिस्टम इवॉल्व हुआ, ठीक है। ये 1940 में इन्होंने दी थी। और इसको नेक्स्ट है ये सिमिट, ठीक है। सिमिट की जो थ्योरी है, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स है, वो एक मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर है, उसका उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मैटर है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन मैटर है, स्टार एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर फिलिंग अप द स्पेस इन बिटवीन। जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर है ना, वो एक जो स्टार है उनके बीच में एक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर है, ठीक है, जो उस स्पेस को भर रहा है। क्या कहा इन्होंने कि जो यूनिवर्स है उसमें जो स्टार्स हैं, ठीक है, और स्टार्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, स्टार के बीच में जो स्पेस है, वो जो स्पेस है उसमें एक मैटर है, कोई एक मैटर है जो कि उस स्पेस को फिल कर रहा है, भर रहा है। और उस मैटर को इन्होंने क्या कहा था, द नेचर ऑफ दिस मैटर इज नॉट वेल नोन, डार्क मैटर, मतलब किसी वजह से नहीं जानते उसको, लेकिन उसको उन्होंने नाम दिया है, एक डार्क मैटर का नाम दिया है, जो कि उस स्टार के स्पेस को फिल कर रहा है। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो डार्क मैटर था, इन्होंने किसी रीजन की वजह से एक्सप्लेन नहीं किया ये इसको, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो स्टार्स थे, ठीक है, वो सन के अराउंड रिवील कर रहे थे, ठीक है, सन के अराउंड रिवील कर रहे थे। और जो डार्क मैटर था, वो ग्रेजुअली जो डार्क मैटर था वो स्टार के साथ एक्रीशन उनमें होने लगा, स्टार के साथ एक्रीशन होने लगा, कंडेंस होने लगे वो। और उस एक्रीशन, उस कंडेंस होने की वजह से जो हमारा सोलर सिस्टम था वो इवोल्व हुआ। मतलब कि डार्क मैटर में, जो डार्क मैटर था उसकी वजह से, ये जो हमें
ये थ्योरी हमें बताती है नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में, जो इकांत और लैपलेस ने दी थी ना। उन्होंने कहा था कि एक्रेशन होने लगा, तो इसने ये बताया कि वो एक्रेशन किस वजह से हो रहा था। तो इसने ये बताया कि जो स्टार्स थे उसके बीच में जो स्पेस था उसको उसको उन्होंने नाम दिया डार्क मैटर का, कि उसके बीच में जो स्पेस है वो फिल है, भरा हुआ है डार्क मैटर की वजह से। और उस डार्क मैटर में एक्रेशन होने लगा है। जब एक्रेशन हो रहा है उस डार्क मैटर में, तो उसकी वजह से जब एक्रेशन हुआ, कंडेंस होने लगे वो, और कंडेंस होने की वजह से उसमें सोलर सिस्टम को उसने फॉर्म कर दिया, इवॉल्व कर दिया सोलर सिस्टम को। तो ये चीज इन्होंने सिमिड ने अपनी इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस में बताई है, और ये 1943 में इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, ये देखो जैसे ये स्टार हैं हमारे, ये स्टार हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक स्पेस है डार्क मैटर, जिसको इन्होंने नाम दिया था डार्क मैटर का। ठीक है, अब ये डार्क मैटर और स्टार्स के बीच में एक्रेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कंडेंस होने लगे, ये स्टार। ठीक है, जैसे ये स्टार्स है, किसी एक स्टार का फोटो है यहाँ पे, ये स्टार्स है, इनके बीच में डार्क मैटर है, ये कंडेंस होने लगे। ठीक है, कंडेंस होने लगे तो ये रिवील करने लगे, फिर कंडेंस होने की वजह से इनमें एक्रेशन स्टार्ट हुआ, एक्रेशन स्टार्ट होने की वजह से ये अपना सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया फिर। ठीक है, जो सोलर सिस्टम था वो फॉर्म हो गया, एक्रेशन की वजह से ये अपना सोलर सिस्टम इवोल्व हो गया। ठीक है, अब हमारी जो सबसे मतलब कि मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी क्या थी? एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच थी। रिवोल्यूशनरी अप्रोच मतलब सडन ओरिजिन। बाकी जो जितनी भी थ्योरी थी उनमें एक इवोल्यूशनरी थ्योरी थी। वो इवोल्यूशनरी मतलब कि स्टार्टिंग में ये था, फिर वो था, फिर ऐसे जैसे हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में हमें कहते हैं कि हम जो थे वो बंदर थे। ठीक है, हम बंदरों से फिर इंसान बने धीरे धीरे, तो इवोल्यूशन हुआ हमारा। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ। तो बाकी जो थ्योरी थी वो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी। उन्होंने स्टार्टिंग से ये बताया था कि पहले यूनिवर्स कुछ इस तरह थे, स्टार थे, इंट्रूडिंग स्टार था, प्रोटोसन था, फिर वो इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद उनमें एक्सप्लोजन हुआ, फिर सोलर सिस्टम बना, फिर वो रिवॉल्व होने लगे हमारे ऑर्बिट में प्लैनेट्स। ठीक है, और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज वो रिवॉल्व होने लगी। तो इस तरह से बताया। लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी थी वो उन्होंने कहा है कि एक सडन ओरिजिन हुआ है हमारे यूनिवर्स का, एक मतलब एकदम से सडन ओरिजिन, एकदम से। ठीक है, मतलब कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है हाई डेंसिटी में, हाई टेम्परेचर स्टेट में। ठीक है, हाई डेंसिटी में और हाई टेम्परेचर स्टेट में। ठीक है, मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो हमारी जो अर्थ है इसको बने हुए हमारी जो यूनिवर्स है इसको बने हुए लगभग 13 से 15 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, 13 to 15 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारी जो यूनिवर्स है 13.8, हम इसको 13 to 15 ले सकते हैं, 13.7 और 8 बनी हुई है, लेकिन 13 बिलियन ईयर्स आप ले सकते हो कि 13 बिलियन ईयर्स पहले हमारी यूनिवर्स बनी है, और जो हमारी अर्थ है वो अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी है। और हमारे जो ह्यूमंस हैं वो उनका इवोल्यूशन तो काफ़ी उसके बाद भी काफ़ी लेट हुआ है। ठीक है, वो मतलब कि अभी हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में अभी तक 5-6 हज़ार से ऊपर 5-6 हज़ार साल से ऊपर नहीं हुआ है अभी ह्यूमन इवोल्यूशन को टाइम हुआ। ठीक है, तो इतना टाइम हुआ है। और ये इन्होंने बताया है कि यूनिवर्स वाज थ्रोन आउट विच इवेंचुअली एक्रीटेड टू फॉर्म स्टार, सोलर सिस्टम एंड सेलेस्टियल बॉडी। जैसे ही इसका एकदम से एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें से जो हमारे प्लैनेट, स्टार्स और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी थी वो निकलकर हमारे एक सोलर सिस्टम का पार्ट बन गई। ठीक है, जैसे ये था बिग बैंग एकदम से। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ये। ठीक है, एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से ये देखो हमारा ये बढ़ने लगा। ठीक है, इसमें एक्सपैंड होने लगा, इसमें जो मैटर था वो निकले। ठीक है, हमारे ये गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज, सोलर सिस्टम और हमारे सन, प्लैनेट्स। ठीक है, ये बने, ये फिर ये दूर, और ये जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, मतलब ये। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके ये अभी भी देखो ये गैलेक्सी हमारी। ठीक है, ये अभी गैलेक्सीज, फिर ये कितनी गैलेक्सीज हैं हमारी।
ठीक है। इस तरह से ये इवोल्व हुआ अचानक से बिग बैंग से, और ये अभी तक इस तरह से मतलब कि ये अभी ये देखो बढ़ रहा है ना, इस तरह से अगर आप देखोगे तो मतलब कि ये बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद हमारे जो ये मटेरियल है वो निकला, इजेक्ट हुआ, सोलर सिस्टम बना, उसके बाद हमारा ह्यूमन यूरेशन हुआ। ठीक है। अब इसके लिए एविडेंस क्या है हमारे पास? दो तरह के एविडेंस हैं, एक है रेड शिफ्ट और दूसरा है हमारा CBMR, मतलब कि कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशंस। रेड शिफ्ट क्या है कि मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो मूव करता है, दूर जाता है किसी चीज से, तो उसमें क्या होता है कि वो एक हमें रेड शिफ्ट देता है। रेड मतलब कि वो जैसे जैसे दूर जाएगा तो हमें उसकी जो रोशनी में है वो रेड दिखने लगेगी, कि वो एक्सपैंड हो रही है एक तरह से, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब लाइट है कि जब लाइट हमसे दूर जाती है तो वो हमें रेड दिखने लगती है। आपको बेस्ट एग्जांपल पता होगा हमारे इंद्रधनुष का, ठीक है, बिब की ओर, उसमें जो लास्ट आर है वो रेड है, मतलब कि वो हमसे जब एक्सपैंड हो रहा है वो, तो वो लास्ट में हमें जो कलर दिखेगा वो एक रेड कलर दिखेगा। ठीक है, रेड। CBMR कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन, ये CBMR क्या है? ये तब निकले जब इसका एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, तो वहां से माइक्रोवेव रेडिएशन निकला, ठीक है, जो कि अभी भी यूनिवर्स में है, हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज प्रेजेंट शॉर्टली आफ्टर बिग बैंग, इज नाउ ऑब्जर्व्ड एज बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशंस। जैसे ही बिग बैंग हुआ तो उसके बाद जो है वो ये रेडिएशंस निकले, ठीक है, और ये ऑब्जर्व अभी भी किए जाते हैं। ठीक है, ये देखो यूनिवर्स हमारा जैसे अभी ये इस तरह से था, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट, ठीक है, ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, ये देखो एक्सपैंड हो रहा है, और अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। ये देखो यहाँ से जैसे ये बिग बैंग हुई, ठीक है, उसके बाद ये ये हमारी रेडिएशन आ गई, सॉरी, ये हमारी रेडिएशन आ गई, डार्क एज, जहाँ पे कुछ भी नहीं बना, मतलब डार्क एज इसको इसलिए कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गए हमारे रेड शिफ्ट, जैसे कि ये जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है, इसमें जो है वो ये यूनिवर्स हमारी, ये गैलेक्सी स्टार्स, ठीक है, तो ये हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्रीटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इस तरह से ये एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन हमारी। आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिला होगा, और ये लेक्चर सुनने से पहले प्लीज़ पहले मेरे 2 लेक्चर और हैं, 3 लेक्चर और हैं, उनको आप सुन लीजिएगा, और आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और जो हमारे खासकर जो हमारी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि डिटेल में चीज़ को बताया गया है। तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को ज़रूर सुने, पूरा देखें, और आपको इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।